हेलो बच्चों, मैं हूं शिवनारायण दुबे। हमारा और आपका प्यारा सा चैनल सतगुरु क्लासेज। कल के वीडियो में आप लोगों ने अच्छा स्नेह दिया, आगे और ऐसे ही हमें स्नेह देते रहें, जिससे हम आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो लाते रहें। आज हम लोग पढ़ेंगे मैथ में, अगले चैप्टर का रिवीजन करेंगे। तो अगला हमारा चैप्टर है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म क्या है? समीकरण का मतलब होता है जिसमें बराबर जीरो हो, युग्म मतलब जोड़ा हो, और इसमें कितने वेरिएबल्स हो? दो, और उन सब की घात कितनी हो? एक हो। रैखिक का मतलब होता है एक घात। जब हम रैखिक समीकरण का ग्राफ खींचते हैं तो वह एक सरल रेखा प्राप्त होती है। जैसे अगर हम एक रैखिक समीकरण लें दो चर में रैखिक समीकरण लें तो वो होगा ax प्लस by प्लस c बराबर 0। इसके जो हम ग्राफ खींचेंगे तो वह हमें सरल रेखा प्राप्त होगी, और इस सरल रेखा पर जितने बिंदु उपस्थित होंगे वह इसके हल होंगे, और किसी भी रेखा पर अनंत बिंदु उपस्थित होते हैं। अर्थात दो चर में रैखिक समीकरण के एक समीकरण के अनंत हल होते हैं, वो सभी हल उस रेखा पर उपस्थित होते हैं। यहाँ पर x का गुणांक जो होगा वो a होगा, y का गुणांक b है, और जो अचर पद है वह हमारा है c। हम लोग चलते हैं दो चर रैखिक समीकरण युग्म देखते हैं, उसमें कुछ कंडीशंस देखेंगे हम लोग। दो चर रैखिक समीकरण हैं, दो चर रैखिक समीकरण a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 हो, तब कुछ कंडीशंस हैं। एक है कि जब इन x के गुणांकों का अनुपात लेंगे, y के गुणांकों का अनुपात लेंगे और अचर पद का अनुपात लेंगे तो कुछ कंडीशंस हैं। देखते हैं हम लोग। पहले हम लोग लिए कि अगर a1 बटे a2 का मान b1 बटे b2 के बराबर ना आया, तब जो ये दोनों रेखाएं होंगी ये प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। अर्थात ये दोनों किसी एक बिंदु पर एक दूसरे को काट रही होंगी, प्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी। प्रतिच्छेदी रेखाओं में केवल एक हल होता है, केवल एक हल होता है, अर्थात अद्वितीय हल होगा, इसके एक हल होंगे। दूसरा हमारे पास है कि यदि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो और c1 बटे c2 भी बराबर हो तो ये रेखाएं समपाती रेखाएं होती हैं। और जब समपाती रेखाएं का मतलब हुआ कि वो दोनों समीकरण एक ही को प्रदर्शित कर रहे हैं, तो उस कंडीशन पे अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। अनेक हल होते हैं मतलब इन्फिनिटी हल होंगे। तीसरा हमारे पास है कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर हो परंतु c1 बटे c2 के बराबर ना हो, तब रेखाएं समांतर होती हैं। तो समांतर रेखाएं होंगी, और यदि समांतर रेखाएं हैं तो उनका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं, अर्थात इनके हल की संख्या क्या है? 0। इस पे आधारित प्रश्न आपको मिल सकते हैं। चलिए देखें कि ये दो चर रैखिक समीकरण युग्म है, इनको हल करने की विधियां क्या हैं। तो इनको हल करने की 3 विधियां हमको मिलेंगी। एक होगा हमारा प्रतिस्थापन विधि, एक होगा विलोपन विधि, और हमारा अगला होगा बज्र गुणनखंड विधि। तीनों विधियों से एक समीकरण लिखते हैं और हल करने की कोशिश करते हैं। देखते हैं कि क्या विधियां बदलने पर आंसर में कोई परिवर्तन होगा। तो जो हल आएगा विधि बदलने से कोई परिवर्तन उसमें नहीं होगा। हमारे पास हल करने की विधि जो है वो पहली विधि हम लोग लेते हैं प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि, कोई हम लोग समीकरण ले लें
जैसे एक समीकरण हमारे पास हो, क्वेश्चन है कि यदि x प्लस वाई बराबर 14 तथा x माइनस वाई बराबर 4 हो, तब x व y का मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात कीजिए। अब हम मान ज्ञात करने में पहली विधि प्रतिस्थापन विधि का इस्तेमाल करते हैं। तो हमारे पास हो जाएगा कि x प्लस वाई बराबर 14, ये हो गया समीकरण 1, और x माइनस वाई बराबर 4 समीकरण 2। प्रतिस्थापन विधि में करते क्या है, किसी एक समीकरण से एक चर का मान दूसरे के पद में निकाल करके उसकी वैल्यू को अगले समीकरण में पुट कर देते हैं। इस प्रकार से हल करने की विधि प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। तो हम लोग देखें तो समीकरण 1 से हमको x की वैल्यू मिल गई 14, यहाँ से y उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये हो गया समीकरण 3। इस समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। समीकरण 3 से x का मान समीकरण 2 में रखने पर इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो हमें मिलेगा 14 माइनस वाई, आगे यहाँ माइनस वाई है बराबर 4, यहाँ माइनस वाई माइनस 2y बराबर 4, ये पक्षांतर होगा माइनस 14, माइनस 2y बराबर 4 में से 14 घटेगा माइनस 10, माइनस से माइनस कट गया, 2 से काटेंगे तो y बराबर 10/2 होगा, इधर हमारे पास आ जाएंगे 5। तो इसको हल करने पर y की वैल्यू हमें 5 मिल गई। ये जो y का मान है समीकरण 3 में रख देंगे, x की वैल्यू मिल जाएगी। समीकरण 3 से x बराबर 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5 है, तो हमें कितना मिल गया, 9। ये जो विधि है हल करने की, यही विधि हमारी प्रतिस्थापन विधि कहलाती है। आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे वीडियो हम लोग देखते हैं अगली। दूसरी विधि अब हम लोग लेंगे विलोपन विधि। इसी प्रश्न को दूसरी विधि से भी हम लोग हल करते हैं। तो विलोपन विधि में क्या करना होता है, दोनों चर में से किसी एक चर को विलुप्त करने होते हैं, काटने होते हैं। अब उस काटने की विधि में क्या करना होता है देखते हैं हम लोग। तो हमारे पास एक समीकरण है x प्लस वाई बराबर 14 और दूसरा समीकरण है x माइनस वाई बराबर 4। तो ये हमारे पास दो समीकरण। करना क्या रहता है, यदि हम विपरीत चिन्ह वाले चर को काटना चाहते हैं तो समीकरण को जोड़ना होगा। इस जोड़ से पहले हमें उनके गुणांकों को समान करना होगा। यहाँ पर गुणांक 1 है, यहाँ भी गुणांक 1 है, समान है, कोई दिक्कत नहीं, कट जाएगा। अगर समान नहीं होता, यहाँ कोई दूसरा अंक यहाँ कोई दूसरा अंक होता, तो इसका गुणा पहले में और इसके गुणांक का गुणा दूसरे में करके फिर जोड़ते। और यदि प्लस प्लस या माइनस माइनस वाले एक को काटना होता तो हम क्या करते, घटा देते दोनों को, और घटाने के बाद से हमें वैल्यू मिल जाती। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जोड़ देंगे समीकरण 1 धन 2 से। तो जब जोड़ेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x 2x बराबर 14 और 4 18 हो गया। यहाँ x बराबर 18/2 और कितने मिल गए, 9। हमारे ख्याल से प्रतिस्थापन विधि में भी x की वैल्यू 9 ही आई थी। आगे बढ़ते हैं। इस x का मान समीकरण 1 में रख दें, किसी भी समीकरण में रख सकते हैं। तो समीकरण 1 से x की वैल्यू 9 आ गई, तो 9 प्लस y इज इक्वल टू 14। तो y इज इक्वल टू 14 माइनस 9 कितना आ गया, 14 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 5 बचेगा। तो y का मान कितना मिल गया, 5 मिल गया। तो हम देख रहे हैं कि विधि अगर बदले तो आंसर में कोई परिवर्तन नहीं आता है। चलते हैं अगली विधि पे। अगली विधि है वज्र गुणनखंड विधि। तो वज्र गुणनखंड विधि से हम लोग दो चर रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं, यही क्वेश्चन लेते हैं और x y का मान निकालते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास हो गया x
प्लस वाई, इसको पक्षांतर कर लिए, -14 बराबर 0। यहाँ से हम इनके कोफिशिएंट निकालेंगे। जैसे पहला समीकरण है तो a1, यहाँ पर b1 और यहाँ पर हमारे पास c1, तो यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई 1, b1 की वैल्यू b1 और c1 की वैल्यू -14। दूसरा समीकरण हमारे पास x माइनस वाई, 4 को इधर लाए, -4 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से a2 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 और c2 दूसरे समीकरण का अचर पद -4, ये मिल गया। अब यदि हमारे पास दो समीकरण हो तो बीज गुणनखंड विधि से हल करने का क्या तरीका होता है, देखते हैं। एक समीकरण है a1x b1y प्लस c1 बराबर 0 तथा दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। ये तो कट गए ना, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे पास समीकरण हो गए। अब x के गुणांक a1 a2 हैं, y के गुणांक b1 b2 हैं, अचर पद c1 c2 है। हमें इसका चक्रीय क्रम लेना होगा, a के बाद b लेंगे, b के बाद c लेंगे और c के बाद a लेंगे। अब जिसका जो गुणांक है पहले उसे लिख लिया जाए, जैसे x है x बट्टे लगा लो, y है y बट्टे लगा लें और फिर अचर पद है तो उसका 1 बट्टे लिख लें। x का जो गुणांक होगा उसे उसके नीचे नहीं लिखना है, y का जो गुणांक होगा उसे उसके नीचे और अचर पद के नीचे अचर पद को नहीं लिखेंगे। अब x का गुणांक a है, अगर a छूट गया तो a के बाद b, तो bc लिखेंगे और उसी में से उसको घटा देंगे। ऐसे y का गुणांक क्या है b, तो b छोड़ देंगे, बचेगा ca, तो ca माइनस ca। ऐसे ही अचर पद क्या है c, अब c को छोड़ेंगे तो बचेगा a और b, तो ab माइनस ab हो जाएगा। अब आगे हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर लिखने हैं 1 2 2 1 1 2 2 1 1 2 2 1, ये आपका बन गया फार्मूला। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। चले रखते हैं इसमें और देखते हैं इसका क्या मान आता है। तो हो गया x बटे b1 की वैल्यू 1 इंटू c2 की वैल्यू -4 माइनस b2 की वैल्यू -1 इंटू c1 की वैल्यू -14 इज इक्वल टू y बाई c1 की वैल्यू -14 इंटू a2 की वैल्यू 1 माइनस c2 की वैल्यू -4 इंटू a1 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1 बाई a1 की वैल्यू 1, b2 की वैल्यू -1 माइनस a2 की वैल्यू 1 और b1 की वैल्यू कितनी है 1 हो गया। तो x बाई यहाँ -4 का गुणा इसमें -4 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 14 का गुणा 1 में 14 बराबर y बटे ये -14 हो गया, माइनस माइनस प्लस 4 बराबर 1 बटे -1 और -1, ये हो गया x बटे 14 और 4 माइनस माइनस जुड़ करके -18 हो गया, y बटे -14 और 4 -10 हो गया, ये हो गया 1 बटे -2 हो गए। अब जब x का मान निकालना हो तो इसको इसके बराबर कर लीजिए, जब y का मान निकालना हो तो इसको इसके बराबर कर लीजिए। तो हमें x की वैल्यू पहले निकाल लेते हैं हम लोग, x बट्टे -18 बराबर 1 बट्टे -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x बराबर 18 बट्टे 2 कट जाएगा तो 9 आएगा, तो x बराबर कितना आ जाएगा 9। फिर हम लोग y का मान निकाल लेते हैं, तो y बट्टे -10 है तो -10 बराबर 1 बट्टे -2, माइनस से माइनस कट जाएगा, y बराबर यहाँ जाएगा 10 बट्टे 2, तो y का मान आ जाएगा 5। इस प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, इन समीकरण को हल करेंगे। तो तीनों विधियां आनी चाहिए समीकरण को हल करने के लिए। देख लें कुछ इससे आधारित प्रश्न हम लोग आगे देखते हैं। अब हमारा प्रश्न है 5 बट्टे x माइनस 1 प्लस 1 बाई वाई माइनस 2 इज इक्वल टू 2 तथा 6 बट्टे x माइनस 1 माइनस 3 बट्टे वाई माइनस 2 बराबर 1। दिए गए समीकरण में x और y का मान निकालना है। तो सबसे पहले इसे दो चर में व्यक्त करना पड़ेगा। यहाँ देखें 1 बट्टे x माइनस 1 मिल रहा है, यहाँ भी 1 बट्टे x माइनस 1, यहाँ 1 बट्टे वाई माइनस 2, यहाँ भी गुणे 1 है, 1 बट्टे वाई माइनस 2 मिला है। तो इसे वैल्यू को मान लें। हो सकता है और क्वेश्चन में x माइनस वाई, x प्लस वाई ऐसा भी मिल सकता है, तो उसे मान लिया जाएगा। तो सबसे पहले हम लोगों ने
माना 1/x माइनस 1 बराबर u तथा 1/y माइनस 2 बराबर v। अगर ये वैल्यू इसमें पुट करें तो क्या मिलेगा, तो मिलेगा हमें 5 और इसकी वैल्यू u और प्लस इसकी वैल्यू v बराबर 2, समीकरण 1। और हमें यहाँ से क्या मिला 6 और इसकी वैल्यू u माइनस 3 इसकी वैल्यू v और बराबर कितना 1। ये हो गया समीकरण 2। अब हम क्या करें, यहाँ 3 मिल रहा है, यहाँ एक विलोपन विधि अप्लाई कर लेते हैं। समीकरण 1 में 3 का गुणा करके जोड़ लिया जाए तो समीकरण 1 गुणे 3 धन समीकरण 2 से, तो जब जोड़ेंगे तो मिलेगा 5 का गुणा 3 में 15u प्लस 3v बराबर 3 दूना 6, 3 का गुणा, और यहाँ पर 6u माइनस 3v बराबर 1। जब जोड़ेंगे तो चिन्ह वही रहेगा, ये इससे कैंसिल, 15 और 6 21u बराबर 6 1 7, तो u बराबर 7/21 अर्थात u बराबर 1/3 मिल गया। अब इस u का मान चाहे 1 2 में रख करके v का मान निकाल लें। समीकरण 1 से 5 गुणे 1/3 प्लस v बराबर 2, तो v बराबर 2 माइनस ये उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा 5/3, 3 एलसीएम हो गया, 3 दूना 6 माइनस 5 1, तो v का मान 1/3। हमें u और v का मान नहीं x का मान चाहिए, तो यहाँ से रख लेते हैं। अब हमारे पास है 1/x माइनस 1 बराबर u है, तो 1/x माइनस 1 बराबर u का मान 1/3 हो जाएगा। उल्टा कर देंगे तो x माइनस 1 बराबर 3, तो x बराबर 1 उधर जाएगा जुड़ जाएगा, 3 1 कितना 4 हो गया। ऐसे हमारे पास है 1/y माइनस 2 बराबर v है, तो 1/y माइनस 2 v का मान 1/3, उल्टा कर देंगे y माइनस 2 बराबर हो जाएगा 3, तो y बराबर 3 और ये माइनस उधर जाकर के जुड़ जाएगा, कितना होगा 5, तो y का मान 5 और x का मान 4 हो गया। इस तरीके के प्रश्नों को हम लोग देख करके लगा करके जाएंगे, जिससे परीक्षा में हम लोग कर पाए। चलते हैं आगे, कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्न लेते हैं, समझते हैं। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, इस टाइप के प्रश्नों को जरूर पढ़ करके जाएंगे, आने वाले प्रश्न हैं। यदि किसी भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब भिन्न में क्या होता है, अंश और हर होते हैं। मान लिया जाए कि भिन्न का अंश x है और हर y है। माना भिन्न का अंश x तथा हर y है, अतः वह भिन्न क्या होगी, वह भिन्न x/y होगा, या वह भिन्न बराबर x/y है। अब प्रश्नानुसार देखते हैं। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है, आगे हम लोग को समझने। पहला कंडीशन, 2 कंडीशन इस प्रश्न में कहेंगे, उस 2 कंडीशन के अकॉर्डिंग हमको समीकरण बनाना होगा। कह रहा पहले में कि यदि भिन्न के अंश तथा हर में 2 जोड़ दिया जाए, तो हमारा भिन्न क्या था, x/y था। तो कह रहा कि अंश और हर दोनों में 2 जोड़ने हैं, तो अंश में 2 जोड़ दिए, हर में 2 जोड़ दिए, तो वह भिन्न 9/11 हो जाती है, अर्थात यह बन करके बराबर 9/11 हो गया। यहाँ से x और y में पहले रिलेशन ज्ञात कर लीजिए। तो 11 का इसमें गुणा और 9 का इसमें गुणा, तो 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर 9 का गुणा, तो 9y प्लस 18। इसको इधर लाएं तो 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 होगा, तो -4 होगा। ये समीकरण 1 हो गया। ऐसे ही दूसरे में तथा अगला कंडीशन कह रहा है कि यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए। अब हमारे पास भिन्न क्या था, x/y। कह रहा कि अंश में 3 जोड़ दें और हर में 3 जोड़ दें तो वह 5/6 हो जाती है, बराबर 5/6। अब हम लोग गुणा कर लें तो 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 का गुणा 5y
प्लस 5 तिहाई 15। अब इसको पक्षांतर कर लें तो हो जाएगा 6x माइनस 5y बराबर 18, उधर जाएगा तो 15 में से माइनस 18 होगा तो -3, ये समीकरण 2। अब हमको यहाँ से काटने हैं तो यहाँ 9 मिल रहा है माइनस और यहाँ भी माइनस है, यानी कि जोड़ना पड़ेगा। तो इस 9 का गुणा समीकरण 2 में और 5 का गुणा समीकरण 1 में करके क्या कर दिया जाए, घटा दिया जाए। तो समीकरण 1 गुणे 5 माइनस समीकरण 2 गुणे 9। तो पहले में 5 का गुणा तो 11 गुणे 5 55x माइनस 9 पचे 45y बराबर 5 चौके 20। और समीकरण 2 में 9 का गुणा तो समीकरण 2 9 छक 54x माइनस 9 पचे 45y बराबर 9 त्रिक 27। अब घटाने पर चिन्ह बदल जाएगा तो यहाँ माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस हो जाएगा। यहाँ 45 से 45 कट गया, 55 में से 54 घटेगा तो x बचेगा बराबर -20 धन 27। तो 27 में से 20 घटेगा 7 बचेगा, यानी कि x की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 7 मिल गई। अब इस x का मान किसी समीकरण में रख दीजिए। समीकरण 1 से 11 गुणे x के जगह 7 माइनस 9y बराबर -4। तो 11 माइनस 9y बराबर -4, ये उधर जाएगा माइनस 11 सतह कितना होगा 77। तो माइनस 9y बराबर 77 और 4 जुड़ेंगे तो -81 हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल, 9 से 9 हो गया, y बराबर कितना आ गया 9। अब ये x और y के मान हो गए, हमें भिन्न पूछा था तो लिख लें। अतः भिन्न बराबर x बटे y था और बराबर कितना होगा, यहाँ भिन्न x बटे y, x की वैल्यू 7 और y की वैल्यू कितना है 9, तो वह भिन्न 7 बटे 9 होगी। ये हो गया हमारे इसके सॉल्यूशन। स्क्रीनशॉट ले लें, आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। प्रश्न है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो ऐसे प्रश्नों में हमको करना क्या है, बेसिक पहले उसको देखते हैं। सबसे पहले दोनों की वर्तमान आयु मान लिया जाएगा, किसी का x किसी का y वर्षों में। उसके बाद से 2 कंडीशन दिए होंगे, उसके अकॉर्डिंग हमको समीकरण बनाने रहेंगे। अब समीकरण बनाते टाइम ध्यान ये देना है, आयु वाले प्रश्नों में यदि पूर्व में आयु पूछा जाए तो दोनों की आयु में से वर्तमान आयु में से उतना घटाएंगे। यदि बाद का आयु कहा जाए तो दोनों की आयु में उतना जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि एक का जोड़ लिए दूसरे का जोड़ ही ना, क्योंकि जब समय बीतता है या उस समय से पूर्व में तो दोनों की आयु में उतना परिवर्तन होता है, ना कि एक ही के आयु में परिवर्तन होते हैं। तो चले देखें हम लोग। माना जैकब की वर्तमान आयु x वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष है। प्रश्नानुसार अब प्रश्न क्या कह रहा है पढ़े। तो पहला कहा कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। आप चाहें तो लैंग्वेज लिख सकते हैं। 5 वर्ष बाद जैकब की आयु बराबर 3 गुणे उसके 3 गुणे 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु, तो दोनों की आयु। तो इस समय अगर जैकब की वर्तमान आयु x है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, x प्लस 5 बराबर 3 गुणे इस समय उसके पुत्र की आयु y है तो 5 वर्ष बाद क्या होगा, y प्लस 5 गुणा कर लें, x प्लस 5 बराबर 3y प्लस 15, पक्षांतर कर लें, x माइनस 3y बराबर 5 उधर जाएगा, 15 माइनस 5 10। यहाँ से पहला समीकरण बन गया। दूसरे कंडीशन से दूसरा समीकरण बन जाएगा
तथा दूसरा कंडीशन कह रहा है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, तो 7 गुणे 5 वर्ष पूर्व उसके पुत्र की आयु। अब वर्तमान में जैकब की आयु x, तो 5 वर्ष पहले कितना x माइनस 5, 7 गुणे वर्तमान में उसके पुत्र की आयु y, तो 5 वर्ष पहले कितना y माइनस 5। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, x माइनस 5 बराबर 7y माइनस 35, पक्षांतर करें तो x माइनस 5 x माइनस 7y बराबर, ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस होगा, तो माइनस 35 और प्लस 5 माइनस 30 हो जाएगा। ये हो गया समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल कर लीजिए। हम देख रहे हैं x के गुणांक 1, यहाँ भी 1 है, तो दोनों को घटा लिया जाए। तो समीकरण 1 माइनस 2 से, तो 1 क्या है, इधर लिखते हैं, 1 है x माइनस 3y बराबर 10। दूसरा समीकरण है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। घटा रहे हैं तो चिन्ह बदलेगा, माइनस प्लस और यहाँ प्लस, ये कैंसिल हो गया। 7y प्लस में और माइनस 3y, 7 में से 3 घटेगा 4y बराबर 30 और 10 जुड़ करके 40, यानी कि 4 से भाग होगा तो y बराबर कितना 10 आ गया। अब इस y का मान हम लोग क्या करें, समीकरण 1 में रख दें। समीकरण 1 से x माइनस 3 गुणे 10 बराबर 10, तो x बराबर 10 धन 10 तिहाई 30, 30 और 10 40, यानी कि अब निकल कर के आया। अब लास्ट में हम लोग लिख देंगे कि अतः जैकब की वर्तमान आयु कितनी मानी गई थी x, और x की वैल्यू 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु कितना माना गया था y का मान 10 वर्ष है। ये हमारा हो जाएगा सॉल्यूशन। इसकी शॉर्ट ले लें, आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक नाव 10 घंटे में धारा के प्रतिकूल 30 किलोमीटर तथा धारा के अनुकूल 44 किलोमीटर जाती है। 13 घंटे में वह 40 किलोमीटर धारा के प्रतिकूल एवं 55 किलोमीटर धारा के अनुकूल जाती है। धारा की चाल तथा स्थिर जल में नाव की चाल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पर सबसे पहले मान लेंगे कि स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर है और जल की चाल या धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है। माना स्थिर जल में नाव की चाल x किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y किलोमीटर पर आवर है, ये हमने मान लिया। अब हम लोग अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल निकालेंगे। अतः अनुकूल चाल और प्रतिकूल चाल ये क्या होगा देखते हैं। जब हम पानी में तैर रहे होते हैं या नाव चल रही होती है, अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो नाव की चाल और धारा की चाल को जोड़ लिया जाएगा, यानी कि उसके अनुकूल नाव को जाने में जो टोटल चाल होगी वो x प्लस y किलोमीटर पर आवर के बराबर होगी। और जब विपरीत जाएंगे तो धारा जो है वो नाव की विरोध करेगी, अर्थात उस समय जो चाल होगा वो घट जाएगा, अर्थात नाव की चाल में से उस धारा की चाल को घटा दिया जाएगा। तो ये हमारे पास हो जाएंगे प्रतिकूल चाल। अब कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, उस कंडीशन के हिसाब से हम लोग समीकरण बना लेंगे, उसके बाद से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। तो कंडीशन कह रहा है, दो कंडीशन, एक पहला कंडीशन कहा है कि वो 10 घंटे चल रहा है, मतलब टोटल समय 10 घंटे हैं, उतने समय में
वो धारा के विपरीत दिशा में 30 किलोमीटर जा रहा है और उतने ही समय में 44 किलोमीटर जा रहा है। यानी कि अनुकूल समय और प्रतिकूल समय, इन दोनों समय का योगफल 10 घंटे के बराबर होगा। तो समय कैसे निकालेंगे? समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। तो हम लोग क्या निकालेंगे, अर्थात पहला कंडीशन हमारे पास हो जाएगा, अनुकूल हमारे पास क्या है 44 किलोमीटर, तो 44 दूरी बटे अनुकूल चाल x प्लस वाई, ये अनुकूल समय हो गया, प्लस प्रतिकूल हमारे पास दूरी क्या है 30 किलोमीटर और प्रतिकूल चाल कितना है x माइनस, इन दोनों समय का जो योगफल है वो 10 है। ये हमारे पास पहले कंडीशन से बन गए। ऐसे ही दूसरे कंडीशन से हमारे पास होंगे कि 13 घंटे में, तो टोटल 13 घंटे, तो 13 घंटे में जो हमारे पास 55 किलोमीटर अनुकूल दूरी तय कर रहा है, तो 55 बटे हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस वाई अनुकूल चाल, और प्लस धारा के विपरीत दिशा में 40 किलोमीटर जा रहा है, तो विपरीत हमें समय निकालने के लिए दूरी में चाल से भाग देंगे, तो विपरीत में कितना है x माइनस वाई। ये हो गए हमारी इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। अब इन्हें हमें सॉल्व करने हैं। सॉल्व करने के लिए यहाँ 1 बटे एक्स प्लस वाई, यहाँ भी 1 बटे एक्स प्लस वाई, और यहाँ 1 बटे एक्स माइनस वाई, यहाँ भी 1 बटे एक्स माइनस वाई, तो इसको मान लिया जाएगा। तो हम लोग मानेंगे कि माना 1 बटे एक्स प्लस वाई बराबर यू तथा 1 बटे एक्स माइनस वाई बराबर वी। ये हम लोग क्या कर लेंगे, एज्यूम कर लेंगे। जब एज्यूम करेंगे तो रखेंगे तो ये रैखिक समीकरण बन जाएंगे, रैखिक समीकरण के युग्म। तो हमारे पास होगा 44, उसके बाद से इसकी वैल्यू u और प्लस 30 इसकी वैल्यू v बराबर हो जाएगा 10, ये समीकरण 3। और हमारे पास कितने हो गए 55 u और प्लस 40 v बराबर कितना हो जाएगा 13 हो गया। ये समीकरण नंबर 4 हो गया। इन दोनों को हल कर लेते हैं। हम लोग v को पहले काटने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है 40 और यहाँ पर हमारे पास है 30, तो 10 से भाग या डायरेक्ट गुणा ही कर देते हैं। तो इस समीकरण में 40 से गुणा और इस समीकरण में 30 से गुणा करके घटा लेते हैं। समीकरण 3 गुणे 40 माइनस समीकरण 4 गुणे 30, विलोपन भी से हल कर रहे हैं, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, तो यहाँ हो जाएगा 44 में 40 का गुणा तो होगा 0, 4 चौके 16, 4 चौके 16 1 17, 1760 u और प्लस इसमें 40 का गुणा तो 0 0 4 3 12 v हो गया, बराबर इसमें 40 का गुणा तो 400 हो गया। फिर हम लोग यहाँ पर 30 का गुणा करेंगे तो 30 का गुणा 0, 3 5 15, 3 5 15 1 16 और प्लस इसमें गुणा तो 3 चौके 1200 v और इसमें 30 का गुणा तो 13 तियाएँ 49, ये हो गया हमारे पास 390। क्या करें, घटा रहे तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो गया। ये इससे क्या हो गए कैंसिल, प्लस माइनस 1760 में से घटाएंगे तो 0, 6 में से 5 गया 1, 7 में से 6 गया 1, 110 u और बराबर 400 में से 390 तो 0 हो गया। यहाँ 10 में से 9 जाएगा 1 हमारे पास हो जाएगा और यहाँ 10 बस हो गया, 4 में से 3 में से 3 गया 0, तो ये हो गए 10। यहाँ 0 से 0 कैंसिल हो गया, u की वैल्यू कितनी आ गई 1/11। अब इस u का मान किसी एक समीकरण में रख करके v का मान निकाल लेते हैं। समीकरण 3 से, समीकरण 3 में रखेंगे तो होगा 44 गुणे 1/11 प्लस 30v बराबर हो जाएगा 10। 11 से ये कट गया 4 हो गया, तो यहाँ से निकल करके आया हमारा 30v बराबर 10, ये उधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा 6, तो 6 से इसको काट दिए 5 हो गया, यानी कि v बराबर हो गया 1/5। तो यहाँ u की वैल्यू 1/11 और v की वैल्यू 1/5। हमें u v की वैल्यू नहीं चाहिए, हमें x y का मान चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग रखेंगे, फिर हम लोग सॉल्व करेंगे। तो
तो अब हमें मिल जाएगा, यानी कि 1/x प्लस वाई बराबर हमने कितना माना u, और u की वैल्यू आ गई 1/11 तथा 1/x माइनस वाई बराबर कितना हो गया, हमने माना कि ये है v और v की वैल्यू कितना है 1/5। देयरफॉर उल्टा करेंगे इसको तो x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 11, ये हमारे पास हो गया समीकरण 5 तथा इसको उल्टा करेंगे तो x माइनस वाई बराबर हो जाएगा हमारे पास 5, ये हो गया समीकरण 6। अब इन दोनों समीकरण को किसी भी बीच से हल करके x और y का मान ज्ञात कर लेंगे। तो दोनों को जोड़ लेते हैं क्योंकि इसका चिन्ह समान है, तो ये कैंसिल हो गया। 2x बराबर 11 5 16, तो x बराबर 16/2 8 हो गया x की वैल्यू। अब समीकरण 5 में वैल्यू इसका रख दें, समीकरण 5 से 8 प्लस वाई बराबर 11, वाई बराबर 11 माइनस 8 3 हो जाएगा। अब हम लोग लिख देंगे x क्या माने थे, स्थिर जल में नाव की चाल माना गया था, यानी कि हमें मिला अतः स्थिर जल में नाव की चाल x बराबर 8 किलोमीटर पर आवर तथा धारा की चाल y बराबर 3 किलोमीटर पर आवर। ये हो गए हमारे आंसर। चलते हैं आगे। एक टाइप का प्रश्न इसमें और बचता है, उसे भी आप लोग देख लीजिएगा कि जो संख्या वाले प्रश्न हैं। हम लोग अब अगले चैप्टर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर 4 द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण, तो द्विघात हमारे पास समीकरण क्या है, तो ऐसा समीकरण जिसकी अधिकतम घात 2 हो द्विघात समीकरण कहलाता है। द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का व्यापक रूप होता है। इस समीकरण में हमको कुछ चीज़ें छोटे क्वेश्चन देखने हैं, जैसे गुणनखंड ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण के कितने मूल होंगे, अर्थात कितने शून्यक होंगे, तो 2 होंगे। कोई भी समीकरण जितने घात का होता है उसके उतने शून्यक होते हैं, अर्थात n घात वाले समीकरण के शून्यकों की संख्या n होती है। तो यहाँ से हमारे पास हो जाएगा द्विघाती सूत्र, द्विघाती सूत्र जिसे श्रीधराचार्य सूत्र भी कहा जाता है। तो इससे मूल निकालते हैं, x इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। a क्या है, x² का गुणांक, b क्या है, x का गुणांक, और c क्या है, अचर पद। तो x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपान 2a। इसमें एक छोटा सा और प्रश्न आता है विविक्तर, तो इसमें विविक्तर का फार्मूला होता है d बराबर डिस्क्रिमिनेंट, ये होता है b² माइनस 4ac। इस विविक्तर की सहायता से हम लोग ये बता पाते हैं कि जो मूल है उसकी प्रवृत्ति क्या है। जैसे यदि विविक्तर d की वैल्यू हम लोग निकालें, वहाँ पर रखें और d का मान 0 से बड़ा आ गया, यदि d की वैल्यू 0 से बड़ी आती है तो वास्तविक तथा असमान मूल प्राप्त होते हैं, और यदि d का मान 0 के बराबर आता है तो वास्तविक तथा समान मूल प्राप्त होते हैं, और यदि d का मान 0 से छोटा आता है तो मूल काल्पनिक होते हैं, तो मूल काल्पनिक होते हैं। ये हमारे पास हो गए। कुछ छोटे प्रश्न इससे संबंधित और आ सकते हैं, जैसे किसी भी संख्या का यदि किसी समीकरण का एक मूल अपरिमेय संख्या हो, अपरिमेय संख्या हो, तो उसका दूसरा मूल पहले मूल का संयुग्मी होता है। इसको हम लोग जरूर ध्यान देंगे, संयुग्मी होता है। मतलब कहने का मतलब है
कि सपोज कर लिए कि पहला मूल 1 प्लस रूट 2 है, तो उस समीकरण का पक्का एक और मूल 1 माइनस रूट 2 होगा। तो जो अपरिमेय संख्या रहेगी उसके आगे का चिन्ह हम लोग बदल देंगे, वही उसका क्या हो जाएगा, दूसरा मूल हो जाएगा। इस प्रकार से हम इन सभी क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। जैसे एक मूल हमारे पास केवल रूट 2 आ जाए तो दूसरा माइनस रूट 2 है, उसके आगे का चिन्ह बदल दिया जाएगा। तो इन सभी पे आधारित क्वेश्चन, छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें। नेक्स्ट हमारे पास है, छोटे प्रश्न आते हैं कि गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करने के 3 तरीके हम लोग, एक डायरेक्ट अगर गुणनखंड हो पाता है तब हल कर लें, एक पूर्ण वर्ग बना करके, और एक हमारे पास द्विघाती सूत्र लगा करके गुणनखंड ज्ञात कर लेते हैं। जैसे कुछ क्वेश्चन ले इसमें, निम्न के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। तो गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या होगा, जैसे हमारे पास क्वेश्चन है 2x² माइनस 5x 2x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो इसका गुणनखंड ज्ञात करना है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि गुणनखंड हो जाएगा। यहाँ 3 का गुणा, ये जो अचर पद है उसका गुणा a² के गुणांक से कर लेंगे, तो 3 का गुणा 2 में करेंगे तो हमारे पास मिलेगा 6। अब इस 6 का गुणनखंड ऐसे करना है कि जिससे अचर पद के पहले का चिन्ह इस्तेमाल करने पर ये जो b है x का गुणांक है उसका मान आ जाए। तो हम देख रहे हैं 3 गुणे 2 6 आ रहा है, और 3 और 2 को जोड़ने पर हमें कितना मिल रहा है, 5 मिल रहा है। अर्थात इसके गुणनखंड हो जाएंगे 3 और 2। तो ये हो जाएगा 2x² माइनस इस 5 को हम 3 प्लस 2x प्लस 3 लिख देंगे। इस x का माइनस के साथ गुणा होगा तो 2x² माइनस का गुणा होने से चिन्ह बदलेगा, माइनस 3x माइनस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में हमें क्या कॉमन मिला, पहले अंक का अंक से कॉमन ले लें, उसके बाद से चर का चर से कॉमन। तो 2 और 3 में कुछ कॉमन नहीं, x² और x में x कॉमन, तो बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ से हमको क्या कॉमन मिला, 2 और 3 में कुछ नहीं, x और यहाँ कुछ नहीं मिल रहे हैं, अर्थात -1 कॉमन है। तो -1 कॉमन लेने से इसका चिन्ह प्लस, इसके अंदर का चिन्ह बदल करके -3 हो जाएगा। इस ब्रैकेट और इस ब्रैकेट में हमेशा वैल्यू सेम आनी चाहिए। अब एक पद ये हो गया और एक पद हमारा ये हो गया। इस पद और इस पद में क्या कॉमन मिल रहा है, 2x माइनस 3। अब जब ये यहाँ से बाहर निकला बचा क्या, x, और यहाँ का बचे 1 बराबर 0। अब दो संख्याओं का गुणनफल अगर शून्य है तो उनमें से एक संख्या शून्य है। अब एक बार इसको शून्य मान लेंगे, एक बार इसको शून्य मान लेंगे, उसके बाद मूल निकल आएगा। यदि 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 तो 2x इज इक्वल टू 3, x इज इक्वल टू 3/2। तो x की वैल्यू 3/2, या यदि ये वाला मान 0 हो, x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अर्थात ये दो मान ही इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। इस प्रकार से हम लोग हल ज्ञात करते हैं, गुणनखंड करते हैं। एक क्वेश्चन और लेते हैं, उसको श्रीधराचार्य सूत्र से लगाने की कोशिश करेंगे, किसी से भी लगा सकते हैं हम लोग। क्वेश्चन है 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। इसका हमें गुणनखंड करना हो तो हम लोग क्या करेंगे, तो यहाँ पर हम लोग पहले कंपेरिजन कर लें। ax² प्लस bx प्लस c से तुलना करेंगे तो a की वैल्यू 3, b की वैल्यू चिन्ह सहित -2√6 और c की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग लगाएंगे द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र हमारे पास था x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac अपॉन 2a। तो हमें मिल जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितना, इतना, माइनस से माइनस गुणा होकर के प्लस होगा, तो प्लस 2√6 प्लस माइनस b का स्क्वायर करेंगे तो 2 का स्क्वायर 4 और 6 का √6 का स्क्वायर 6, 6 इंटू 4 24 हो जाएगा, -4 इंटू a की वैल्यू 3 इंटू c की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 अपॉन 2 इंटू 3। तो ये हो गया 2√6 प्लस माइनस √24, यहाँ 4 3 12 दूनी 24, ये हमारे पास हो गए 0 और बटे 6, यहाँ हो गया 2 कड़ी में 6
और बटे कितना 6, यहाँ हम लोगों ने भाग दिया इससे, तो हमें कितना मिल गया 2 से भाग देंगे 3, तो √6 बाई हमारे पास हो जाएंगे 3। ये लिख लें या इसको काटना चाहें तो काट सकते हैं। अब यहाँ पर दोनों जो मान है, पहला मूल x या हम कह लें अल्फा, इसकी भी वैल्यू √6/3 और दूसरा मूल बीटा, इसकी भी वैल्यू √6/3 है। दोनों मूल इस कंडीशन पे समान है। अभी हम लोग पढ़े भी कि जब विविध कर b² - 4ac 0 होता है तो दोनों मूल समान होते हैं। तो यहाँ दोनों मूल √6/3 है। 3 से काट भी सकते हैं, नहीं भी काटेंगे। चलें अगले क्वेश्चन पे। एक क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है कि पूर्ण वर्ग बनाकर 5x² - 6x - 2 = 0 को हल कीजिए। तो हम लोग पूर्ण वर्ग बना करके कैसे हल करेंगे उससे हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले पूर्ण वर्ग बनाने की विधि में जो x² होगा उसका गुणांक 1 कर लिया जाएगा। तो 1 करने के लिए दोनों पक्षों में 5 से भाग दे देंगे। तो दोनों पक्षों में 5 से भाग दिए तो हमारे पास हो गया x² माइनस यहाँ होगा 6/5 x माइनस यहाँ होगा 2/5 = 0। अब क्या करेंगे अगले स्टेप में, ये x² वही है, यहाँ जो चिन्ह है x के साथ वो लगा लेंगे और हमेशा 2 × x लिख लिया जाएगा। उसके बाद से अगला पद क्या होगा, इस संख्या में जो यहाँ रहेगी उसमें 2 से भाग दे देंगे। जैसे 6/5 है, इसमें हम लोग भाग दिए 2 से, मतलब 1/2 से गुणा, तो यहाँ आ गया 3/5, तो 3/5 हमारे पास हो गया। अब ये पूरी संख्या 6/5 हो चुकी है, 3 दूनी 6/5 x हो चुके हैं वो हमारे। जो यहाँ संख्या मिलेगी उसका एक बार सबसे पहले वर्ग कर देंगे, उसके बाद से जोड़ करके फिर उसी का वर्ग घटा लिया जाएगा और माइनस आपके पास 2/5 है, ये लिख लिए। अब यहाँ हमें जो ये पद मिलेंगे ये हमेशा a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर मिलेगा। यहाँ का चिन्ह देखना है, यदि यहाँ का चिन्ह माइनस है तो a - b का होल स्क्वायर, यदि यहाँ का चिन्ह प्लस है तो a + b का होल स्क्वायर। तो यहाँ a² + b², b की वैल्यू 3/5 है, -2a × b हो गया। तो ये हो गया हमारे पास x - 3/5 का होल स्क्वायर। आगे इसे हल करेंगे, -3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25 -2/5 = 0। तो ये हो गया x - 3/5 का होल स्क्वायर। यहाँ हम लोग माइनस का बाहर निकाल लेते हैं और एलसीएम भी साथ में लेते हैं। 25 और 5 का एलसीएम 25 हो जाएगा। यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, 25 से इसमें भाग दिए तो 1 हो गया और यहाँ 9। आगे माइनस कॉमन लेने से यहाँ पर क्या आ गया, प्लस। आगे हमारे पास 5 से इसमें भाग दिए 5 और 5 का गुणा 2 में 10 हो गया। तो ये हो गया x - 3/5 का होल स्क्वायर माइनस 10 और 9 मिलकर के क्या हो जाएंगे 19/25 और बराबर 0। हमेशा इसे a², ये पूरा पद a² - b² बनाना है। जैसे 25 का हम लोग स्क्वायर जानते, किसका वर्ग है, 5 का है, 19 नहीं है तो अंडर रूट का होल स्क्वायर कर दिया जाएगा। तो ये होगा x - 3/5 का होल स्क्वायर माइनस √19/5 का होल स्क्वायर। ये पूरी वैल्यू इसी के बराबर है, इससे ये कैंसिल, 5 का स्क्वायर 25 हो गया। उसके बाद a² - b² का फार्मूला लगाएंगे तो हमारे पास हो जाएगा a² - b² बराबर a + b एक कोष्टक में और दूसरे ब्रैकेट में a - b। तो ये हो जाएगा x - 3/5 प्लस √19/5 एक ब्रैकेट में और दूसरे ब्रैकेट में हो गया x - 3/5 माइनस √19/5 बराबर 0। अब दो संख्याएं हैं अलग अलग, हमारे पास गुणनफल है तो एक संख्या 0 होगी। यदि x - 3/5 धन √19/5 बराबर 0 तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 3/5 और ये माइनस √19/5, ये हो गया x का मान। यदि केवल गुणनखंड कहेगा कीजिए तो यहीं पर रहने देंगे, हो जाएगा गुणनखंड। हल करने के लिए ये हो जाएगा हमारे पास, और एक स्टेप चाहे तो कर सकते हैं। x बराबर 5 दोनों में हमारे पास एलसीएम है तो 3 - 19/5 ये होगा। अगला इसको 0 करेंगे। यदि x - 3/5 माइनस 19/5 बराबर 0 तो x बराबर ये उधर जाएगा तो 3/5 ये प्लस √19/5।
तो x बराबर 5 एलसीएम हो गया 3 प्लस अंडर रूट 19/5। इन सब टाइप के प्रश्नों को पढ़ करके जाएंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3। कुछ कंडीशन दिए हैं कि x का मान 0 और 2 नहीं आना चाहिए, इसके मूल ज्ञात कीजिए। तो इसके मूल ज्ञात करने के लिए ये जो कंडीशन दिए होते हैं, अगर इसकी वैल्यू यहाँ आ जाएगी तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए इसकी वैल्यू इतनी नहीं होगी। जैसे 1/0 होगा इन्फिनिटी, यहाँ 2 हो जाएगा, 2 माइनस 2 हो जाएगा इन्फिनिटी। तो इस पर आपको ध्यान नहीं देने, सिर्फ सॉल्व करें। हम लोग इसको लिए तो 1/x माइनस 1/x माइनस 2 बराबर 3 हो गया। यहाँ एलसीएम हो गए x इंटू एक्स माइनस 2। अगर ऐसे रहे तो दोनों का गुणा कर लें, यही हमेशा एलसीएम हो जाएंगे। इसका गुणा यहाँ हो गया x माइनस 2, इसका गुणा यहाँ हो गया माइनस x से x कैंसिल हो गए, यहाँ बचा -2/x का गुणा x स्क्वायर माइनस 2x बराबर 3, गुणा कर लिए -2 बराबर 3 का गुणा 3x स्क्वायर माइनस 6x, इसको उधर ले गए तो 0 इज इक्वल टू, या कहें 3x स्क्वायर माइनस 6x, ये माइनस उधर जाएगा तो +2 बराबर 0। अब हम लोग चाहे गुणनखंड करके या सीधाचार सूत्र लगा करके इसके मूल ज्ञात कर सकते हैं। सीधाचार सूत्र लगा देते, a बराबर 3 हो गया, b बराबर -6 हो गया और c बराबर 2 हो गया। सीधाचार सूत्र या वही द्विघाती सूत्र। तो द्विघाती सूत्र x इज इक्वल टू होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बटे 2a। तो हमारे पास यहाँ हो जाएगा x इज इक्वल टू b की वैल्यू कितनी है -6, तो माइनस माइनस मिल करके +6 प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -6 का स्क्वायर हो गया 36 माइनस 4ac, 4 इंटू 3 इंटू 2, तो 4 इंटू 3 इंटू 2 हो गए बटे 2 इंटू a की वैल्यू 3 है। आगे 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 माइनस 4 तो यहाँ 12 दूनी 24 हो गया और बटे 6 हो गए। 6 प्लस माइनस अंडर रूट 36 में से 24 जाएगा, बचेगा 12 बटे 6। 12 को लिख सकते हैं 4 गुणे 3, तो 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। 6 प्लस माइनस 2 का डिम 3 बटे 6। अब 2 यहाँ से कॉमन है, यहाँ से 2 कट जाएगा तो 3 प्लस माइनस अंडर रूट 6 बटे 3, ये हो जाएगा x का मान। पॉजिटिव चिन्ह ले लीजिए, तो पॉजिटिव चिन्ह लेने पर तो पहला मूल x की वैल्यू आ जाएगी 3 प्लस करीब 6 बटे 3, यहाँ 3 रहेगा। दूसरा मूल हो जाएगा निगेटिव चिन्ह लेने पर, निगेटिव चिन्ह लेने पर तो हो जाएगा x इक्वल टू 3 और यहाँ पर माइनस करीब 3 और बटे हो जाएगा 3। ये हमारे पास हो जाएंगे इनके आंसर। इस प्रकार से हम इनको सॉल्व करेंगे। चले अगले प्रश्न पे। इन सभी प्रश्नों को ध्यान से पढ़ करके ही जाइएगा। अब हम लोग इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन लेंगे। ऐसे दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 290 हो। चाहे दो क्रमागत सम पूर्णांक आएगा, चाहे दो क्रमागत विषम पूर्णांक आएगा, सदैव हमें पहला सम या विषम यक्ष और दूसरा क्रमागत सम या विषम यक्ष प्लस 2 मानना होगा, क्योंकि दो सम संख्याओं में अंतर दो क्रमागत सम संख्याओं में अथवा विषम संख्याओं में अंतर 2 का होता है। चले तो हमारा हो गया माना दो क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक यक्ष तथा यक्ष प्लस 2 है। अब प्रश्नानुसार प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि उनके वर्गों का योगफल, तो पहली संख्या का वर्ग धन दूसरी संख्या का वर्ग बराबर 290। पहली संख्या x स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या x प्लस 2 का स्क्वायर बराबर 290। a प्लस बी का होल स्क्वायर यहाँ लगाएंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 290 हो गया। तो x स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2 4x
और प्लस 2 का स्क्वायर 4 और ये इधर लाएंगे तो -290 बराबर 0। तो 2x स्क्वायर धन 4x 4 -290 तो -286 आ जाएगा। यहाँ 2 कॉमन लेकर के 2 इसमें भाग दे देंगे, 0 हो जाएगा। तो x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 1 2 कम 2 4 3 143 आ गया। अब 143 का ऐसा गुणनखंड करना है जिसे घटाने पर 2 आ जाए। तो 143 का जो गुणनखंड होगा वो होगा 13 गुणे 11 और 13 में से 11 घटाने पर कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो होगा x स्क्वायर धन 13x माइनस 11x माइनस 143 बराबर 0। यहाँ पर x कॉमन हो गया तो x प्लस 13, यहाँ 11 कॉमन हो गया, x माइनस से प्लस हो जाएगा, यहाँ पर अंदर का चिन्ह बदल जाएगा, हो जाएगा 13 बराबर 0। x प्लस 13 और दूसरे ब्रैकेट में x माइनस 11 बराबर 0। यदि x प्लस 13 बराबर 0 तो x बराबर कितना आएगा, -13। ये इनवैलिड हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा। अमान्य इसलिए क्योंकि हम लोगों ने जो माना वो धनात्मक पूर्णांक, ये तो ऋणात्मक पूर्णांक आ गया। दूसरा, यदि x माइनस 11 बराबर 0 तो x बराबर 11, ये हो गया। यानी कि पहली संख्या 11 होगी और दूसरी 11 प्लस 2 13 होगी। अतः 2 क्रमागत विषम धनात्मक पूर्णांक 11 व 13 हैं। 11 और 13 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक हैं। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।